at the International Colloquium organized by the Institute of Smiley Studies on October 19, 2003. I quote, "An assembly of wise and learned is a privileged occasion," I unquote. And today, we all are the privileged ones to have with us the exemplary personalities with wisdom and knowledge. Alvaz Rai Kamaluddin Ali Muhammad and Alwaiza Rai Saiba Zarina Kamaluddin. And specifically, they will share the views of Maulana Hazir Imams on faith and ethics. Before calling them up, it's my honor to present a brief profile and the tremendous contributions made by these two legendary personalities of our community. Both have been associated with the Shia Imam Ismaili Tariqa and Religious Education Board for Pakistan since 1965. They have written, compiled, and translated hundreds of articles and books related to Quran, Dua, and rituals. They are the proud recipients of the Lifetime Achievement Award given by Itar for Karachi and Balochistan. They were granted the honor of imparting religious education to the children of Maulana Hazir Imam. And we will surely get to hear those precious moments today. They have spent 4 years, from 1981 to 1985, at the Institute of Smiley Studies, London, as research fellows. It is in their credit to record about 750 Ginans in 75 volumes of audio tapes, CDs, and MP3s. There are hundreds of Ginan reciters and tutors who got the opportunity to get trained under the supervision of Alvaz Kamaluddin and Alwaiza Zarina Kamaluddin. They both have traveled across the globe to deliver wa'azes and lectures. And now I would request all of you to keep applauding in the honor of these personalities till they reach the rostrum. Thank you. जिन हस्तियों पर मौलाना हाजिर इमाम की बेपनाह रहमतें, बेपनाह नेमतें, बेपनाह बरक़ात और बेपनाह सुकून, मौला की बेगना शफ़क़त, इन तमाम नियामतों के तले दबे हुए इंसान अपनी लाइफ हिस्ट्री क्या बयान करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ एंड करे। लेकिन चूँकि कुछ न कुछ तो कहना है, 8 और 9 साल की उम्र से इंडिया इस्माइलिया एसोसिएशन और ढाका ईस्ट पाकिस्तान हमारा पहले का जो था इस्माइलिया एसोसिएशन से हम मुंसलिक हैं। बाकायदा उस ज़माने में हमारे नाम की स्लिप इशू हुआ करती थी और हम अपने आप को बहुत नसीबदार समझते थे कि नाइट स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और हमारे सीनियर टीचर्स हमारे साथ ट्रैवलिंग करते थे। इस पाकिस्तान के एक छोटे से गांव बोरीशाल में राय साहब रहते थे शुरुआत की ज़िंदगी में, और हमारी वालदा मेरी सास बुक सामने लेके बैठती थी और अलवाज साहब वास करते थे। बड़े बड़े बुज़ुर्ग, आज अगर मैं किसी का नाम लूँगी तो आपको भी हैरानी होगी, जो उस ज़माने में हमारे दादा की एज के थे। शमसुद्दीन मिशनरी पंजाबी, रहीम बाना मिशनरी, जो ख़ास तौर पे राय साहब जब वास करते थे तो इनको हेल्प करते थे, सराहते थे। इंडिया में जूनागढ़ के बुज़ुर्ग मिशनरी नूर मोहम्मद हाशम धनानी, अमीर अली राही, कासम अली मिशनरी जूनागढ़ वाला, कासम अली मिशनरी जूनागढ़ वाला हालारी, और सबसे ज़्यादा जिनका
बहुत ज़्यादा प्यार और शफ़क़त मुझे हासिल रही हमारे मरहूम अबू अली मिशनरी के सुसर। आपको ऐसा लगेगा कि अबू अली मिशनरी खुद कितनी बड़ी उम्र के थे, मैं इनके सुसर की बात करती हूँ। मिशनरी मोहम्मद बापू मुराद, बहुत ज़्यादा चाहत थी इनकी हमारी तरफ। और आज अगर उन हस्तियों को मैं याद करती हूँ तो मुझे नाम लेते हुए, इनका जिक्र करते हुए भी कुछ होता है, क्योंकि इन बुज़ुर्गों की गोद में बैठकर इल्म हासिल किया है मैंने, और ये मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट रहे हैं कि एक बच्चा अपने वालिदैन की गोद में होता है। मैं वाइज़िन और जमात के बुज़ुर्गों की गोद में रही और छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा बीमार थी। चूँकि पर्सनल बातें आपके साथ में आज शेयर कर रहे हैं, इसलिए कुछ बातें हमारी ज़िंदगी की मैं मुनासिब समझती हूँ। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी। माँ के पास एक ही रास्ता था, मौला से गिरहज़ारी, और ये मेरी वालदा का अल्फाज हैं कि मौला तेरा दिया हुआ बच्चा है, तू चाहे तो इसको उठा ले, अगर ज़िंदा रख तो आज से वो तेरा। और बचपन से 8 साल की उम्र से माँ ने जो सौंप दिया मुझे, जो अब तक मौला के पास हम है। जैसे कि आपने सुना कि 65 में हम पाकिस्तान आए, इंडिया इस्माइली एसोसिएशन की तरफ से मौलाना हाज़िर इमाम का फरमान था। 1964 में जब मौला यहाँ पर तशरीफ़ लाए, 3 बड़ी एसोसिएशंस उस वक्त थी, अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। मौला ने एक जॉइंट प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म फरमाया। 4 बच्चों को हिंदुस्तान से दावत देने का मौला ने हुक्म फरमाया। 3 लड़के थे और एक इसमें मैं थी। उम्र उस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन चूँकि वास का काफ़ी शौक़ था, बचपन ने भी, चूँकि 3 भाइयों के में एक ही बहन थी, आप समझ सकते हो कि किस लाड पाल में बड़ी हुई होंगी। सीने पर पत्थर रख के जब यहाँ भेजा, और आपको थोड़ा हंसने के लिए कुछ बात भी दरमियान में करती जाऊंगी कि जब यहाँ आने के लिए, मिशन तालीम के लिए मैंने ज़िद की, तो फैमिली वाले कहते थे कि वहाँ जाके क्या करेगी, तो मैं कहती थी मिशनरी बनूंगी। वो कहते थे मिशनरी तो होगी, लेकिन फिर तेरी शादी करेंगे तो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो मैंने कहा मैं मिशनरी तलाश करूँगी। तो मुझे कहते थे कि मिशनरी तो बूढ़े हुआ करते हैं, तो मैंने कहा मैं बूढ़े से शादी करूँगी। और खैर इस तरह मैं यहाँ पर आई, और मैं समझती हूँ कि हम लकीएस्ट हैं जाके पाकिस्तान, उस वक्त के इस्माइली एसोसिएशन के जो हमारे लीडर्स थे, प्रेसिडेंट, 3 हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे, और हमारे ऑफिस बेयर्स, इन्होंने डिसाइड किया, हमें पता भी नहीं था, हमारे वालिदैन से मुलाकात की। 1968 में हमारी एंगेजमेंट की और 1969 में हमने शादी की। और हमारी शादी के वक्त, उस वक्त कराची में 13 जमात खाने थे। साइक्लोस्टाइल लेटर इस्माइली एसोसिएशन की तरफ से दावतनामे के तौर पे जमातों में गए, और दरखाना जमात खाने में वो पहला इस टाइप का निकाह था कि इमीडिएटली तो 2 दुआ के बाद में हमारा निकाह पढ़ाया गया, और पूरी कराची की जमात आई हुई थी। बचपन से हमें बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, और अभी भी वो बुज़ुर्ग दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके चेहरे और इनकी दुआएं, जिस तरह वो हाथ रख के खड़े होते थे और हमें दुआएं देते थे, प्यार करते थे, हम कभी इनके चेहरों को भुला नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते। हम जब यहाँ पर 68 में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, शादी हुई, हमारी उम्र बहुत छोटी थी। 15 और 16 साल की उम्र में हमने पाकिस्तानी इस्माइली एसोसिएशन को ज्वाइन किया। और उस वक्त जब हम
यहाँ पर थे, तो इतनी छोटी एज में हमारी शादी हुई। कुछ हालात इस्माइलिया एसोसिएशन के, अभी के जो तरीका बोर्ड हम कहते हैं, कुछ ऐसे किया कि हम अभी तो खुद छोटे हैं, हम 2 जन रहेंगे तो हम जमात का काम कर सकेंगे, अपने आप को भी बेहतर तरीके से ज़िंदगी दे सकेंगे, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थे, अंडर मैट्रिक थे, स्कूल से आए थे और दिमाग में एक बात थी कि हमें एजुकेशन लेना है। अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो जमात का लेवल आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। ये चीज़ हमारे जहन में थी, इसलिए हमने सोचा कि हम बेहतर तरीके से मौला का काम कर सकते हैं अगर हम 2 जन रहे। 2 साल में हमको सीनियर अलवास और अलवाइज़ा का डेजिग्नेशन मिला। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी थी कि उस ज़माने में हमारी उम्र के प्रोफेशनल मिशनरी थे ही नहीं। आपको हंसी आएगी कि हमारी जब ड्यूटी निकलती थी, मैं 1980 की आपको बात करती हूँ, और इसके पहले अब जब पंजाब की तरफ जाते थे तो वहाँ के बुज़ुर्ग कहते थे कि ये मुंडा और मुंडी तो आए, इनके वालिदैन कहाँ हैं? ये कहते लड़का और लड़की तो आ गए, इनके वालिदैन कहाँ हैं? तो हम कहते थे भाई वालिदैन ने, हम खुद ही कमालुद्दीन और जरीना है और वास के लिए आए हैं। लोगों को बड़ी हैरानी होती थी। सबसे यंगेस्ट हम लोग थे और प्रोफेशनल लेडी अलवाइज़ा में मैं एक ही थी, कोई नहीं था उस वक्त, और सबसे छोटी उम्र की थी। जब अफ्रीका गए 1980 में तो वहाँ के इस्माइलिया एसोसिएशन के लीडर्स ने हमारी एज नहीं बताई थी, लेकिन हम जब गए तो जमात इंतज़ार करती थी कि ये शायद मिशनरी साहब के बच्चे आए हुए हैं और इनके वालिदैन अभी पीछे से आएंगे। लेकिन इनको बताया गया कि मिशनरी साहब के बच्चे नहीं हैं, ये खुद ही मिशनरी है। यानी लोगों को इस हद तक की हैरानी होती थी। बहरहाल 2-3 साल गुजरे, हमारी तरक्की इतनी हुई कि मैंने आपको बताया कि सीनियर वाइज़िन का दर्जा मिला। फिर उस वक्त माँ से, मेरी सास से मैंने खौफ खाते हुए, डरते हुए एक रिक्वेस्ट रखी कि माँ, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम मौला को दे। अब मैंने सेंटेंस पूरा किया ही नहीं था तो माँ ने कहा कि ज़रीन, मैं खुद तुमको कहना चाहती थी कि मेरे दूसरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, माशाल्लाह 8 भाई बहन थे इन लोग, 4 बहनें 4 भाई हैं, अभी भी हैं। और माँ कहती थी मेरे इतने बच्चे हैं, सबके पास बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मौला का काम करो। देखो, कभी किसी की बात सुनना नहीं, मैंने तुमको मौला को दे दिया है। हमारा काम आगे बढ़ता गया। गालिबन 72 में तरीका बोर्ड में कोई ऐसी बात हमारे साथ में पेश आई कि जिसकी बिना पर हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा। उम्र हमारी छोटी थी बहुत ही। हम तरीका बोर्ड से घर पर गए, हाज़री इमाम की तस्वीर हमने दीवार से उतारी, नीचे हम बैठे, पूरी रात रोते रहे उस तस्वीर के सामने। और हम यही कहते रहे रोते रोते कि मौला, अब तो तेरे पास बच्चे हैं ना, तू हमको तेरे घर पे बुला ले, हम तेरे घर पे बच्चे संभालेंगे, लेकिन हमको इस्माइलिया एसोसिएशन में काम नहीं करना। हमें पता नहीं था, चूँकि प्रिंसेस ज़ारा और प्रिंस रहीम का जन्म हो चुका था, हमें पता नहीं था कि 72 की ये हमारी रिक्वेस्ट, ये अर्ज़, हमारे ये आंसू मौला कबूल करते हैं तो किस तरह कबूल करते हैं। 77 में हम पाकिस्तान इस्माइलिया एसोसिएशन से 1 साल के लिए पोर्चुगल की इस्माइलिया एसोसिएशन में गए। उस वक्त कैप्टन अमीर अली वज़ीर कैप्टन अमीर अली हयात थे। हमारे फेडरल काउंसिल कहलाती थी, जिनके प्रेसिडेंट वज़ीर रमज़ान मर्चेंट थे। इन्होंने भी काफ़ी हमें कोशिश की रोकने की कि आप नहीं जाओ। हमें पता नहीं चलता था कि हम इतनी छोटी उम्र में हैं
और हमें क्यों जाने के लिए रोका जाता है, हालांकि बड़े वाइजिन सीनियर मिशनरी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें तभी कुछ पता नहीं था। बहरहाल हम वहाँ पर गए, 4-6 महीना हमने वहाँ गुजारा, और इन 6 महीने के दरमियान में हमें पाकिस्तान फेडरल काउंसिल से, जो बाद में हमारे तरीका बोर्ड के चेयरमैन बने, वज़ीर नूर अली करम अली, जो उस वक्त फेडरल काउंसिल के मेंबर थे, इनका एक लेटर आया कि पाकिस्तान में आपकी ज़रूरत है, आप लोग वापस आ जाओ। और हम आ ही रहे थे कुछ काम की वजह से, और हम आ गए पाकिस्तान। 78 1 जनवरी वज़ीर नूर अली करम अली ने, तब दरखाना जमात खाने के करीब इन लोग रहते थे, हमको अपने घर पे बुलाया। थोड़ा सा हमको पूछा कि आपको पर्शियन या अरबिक थोड़ी आती है? हमने कहा आती है। फिर इन्होंने कहा कि हो सकता है शायद बाहर कहीं जाना पड़े, समझ लो कि हाज़री इमाम के बच्चों के लिए आपको जाना पड़े, लेकिन ये बात यहीं पर भूल जाना, आप इसको याद नहीं रखना, क्योंकि अभी ये बात डिसाइडेड नहीं है। और हम भी तो अपने आप को लायक नहीं समझते थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इन दिनों में हम कुछ बीमार थे, और राय साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। जब इनकी तबीयत जोर पकड़ती थी, तब मुझे याद आता था, मैं इनको कहती थी हमको कुछ नहीं होना है, हमको कुछ नहीं होना है। मुझे कहते थे क्यों? मैंने कहा हाज़री इमाम को हमसे काम चाहिए, तो हाज़री इमाम हम दोनों को तंदुरुस्ती देंगे और मौला काम लेंगे हमसे। जमातों की दुआओं से, मौला की रहमत से हम वापस तंदुरुस्त हुए, हमारी तबीयत संभल गई। 79 में मौलाना हाज़री इमाम जब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, तो पाकिस्तान में पहले मौला ने हमको गवर्नर हाउस में बुलाया। वहाँ टाइम नहीं था, तो मौला ने मैसेज भेजा कि कल आप इस्लामाबाद आ जाओ, वहाँ मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हम दूसरे दिन इस्लामाबाद गए। मौलाना हाज़री इमाम और बेगम साहिबा दोनों से हमारी रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई। तकरीबन 20 मिनट की ये मुलाकात थी, और इसमें मौलाना हाज़री इमाम फरमाते थे कि किसी भी वक्त हम आपको बुलाएंगे, लेकिन हमको सोचने दो कि आप लोग आएंगे तो आप लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह करेंगे। फिर बोले मैं बेगम से डिस्कस करता हूँ, और आपको किसी भी वक्त पे हम आपको बुला लेंगे। 1980 का साल तकरीबन पूरा हो गया। 1980 जून, मेरी सास काफ़ी बीमार थी। हम अफ्रीका के टूर से जब आए तो माँ को छांटे भी डलवाने पड़े। मैं रोज़ माँ के पास जाती थी, और 11 जून को माँ के सर पे थोड़ा सा मैं ऑयलिंग करती थी, और ऑयलिंग करने के बाद में माँ के साथ जब बैठी तो हमने डिसाइड किया कि पता नहीं हाज़री इमाम कभी भी हमको बुला सकते हैं। माँ कुछ दिनों की मेहमान है, तो हम माँ को ये बात बताए। हमने माँ से अर्ज़ की कि माँ, हाज़री इमाम ने इस काम के लिए हमको चुना है, शायद कभी भी हम जाएंगे इस काम के लिए। माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मुझे कहती है कि ज़रीन तू आज मुझे इतनी खुशी दे रही है कि अब मैं जी के क्या करूँ, अब मैं जी के क्या करूँ। माँ ने कहा कि देख ज़रीन, चूँकि लोग अक्सर तंग करते थे, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में काफ़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ, भाई इतने साल शादी को हो गए, अभी बच्चे कहाँ हैं, हम इनको सबको कैसे बतावे कि हमारा डिसीजन था कि हम हाज़री इमाम के लिए काम करना चाहते हैं। मैं माँ से डिस्कस किया करती थी, माँ आपने परमिशन दिया, आपने इजाज़त दी, लेकिन लोग हमको तंग करते। माँ मुझे हमेशा कहती थी ज़रीन किसी का भी नहीं सुन, किसी का भी नहीं सुन। देखो मैंने तुम लोग को मौला को सौंप दिया है, और मुझे मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों मौला का काम करो। तो आखिरी वक्त माँ का ये था। माँ कहती है कि आज तुम मुझे इतनी खुशी दे रही है ज़रीन कि अब मैं जी के क्या करूँ। मुझे अपने सामने बिठाया, बोले बैठो, देखो ज़रीन, कभी बच्चे का नहीं सोचना,
कभी सोचना नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पास बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। तुम लोग कभी लोनलीनेस फील नहीं करोगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा देखो मैं ऐसे भी मुबारक में हूँ। माँ उस वक्त मेंबर थी हमारे पास एक मजलिस से, आपको सबको पता है, 1/4 की। मैं ऐसे भी मुबारक में हूँ, मैं ऐसे भी मुबारक में हूँ कि मेरे 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। मैंने एक कपल 1/4 मैंने इमाम के हुजूर में दे दिया है ज़रीन। मेरी खुशी इसी में है। मेरी खुशी इसी में है कि आप दोनों ज़िंदगी के आखिरी दम तक मौला का काम करें। तुम लोग कभी दुखी नहीं होंगे और कभी अकेलापन फील नहीं करोगे। बहुत बच्चे तुम्हारे पास आएंगे। नेक्स्ट डे माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 13 जून 1980 इनका इंतकाल हो गया। लेकिन आखिरी बात माँ के मुंह से ये निकली 81 में, बल्कि 1980 दिसंबर में तरीका बोर्ड में चेंजेस आए। वज़ीर कासिम अली की जगह पर वज़ीर आशिक अली हुसैनी प्रेसिडेंट बने। 12 दिसंबर को इन्होंने घर पर बुलाया और IIS से गवर्नर के साथ में बातचीत करवा दी और ये भी बताया कि आपको पता है कि कल से मैं आ रहा हूँ तरीका बोर्ड में और आपको बहुत जल्दी जाना होगा लंदन। लेकिन हमें कहा गया था कि ये बात किसी से भी आप करना नहीं। बहुत खामोश थे। 11 जनवरी 1981 हम पाकिस्तान से लंदन की तरफ गए। गवर्नर की IIS के जो गवर्नर थे वज़ीर अमीर अली भाटिया, जो UK काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे, इनके साथ में मौला की कोई बातचीत इस तरह की थी कि रिसर्च फेलो के तौर पे हम IIS में रहेंगे और दरमियान में हम मौला का काम करते रहेंगे। और उस वक्त हमारे साथ में ऐसी बात आती थी कि कहते हैं ना, कह भी ना सके, सह भी ना सके, ज़बान भी नहीं खुलती थी और अंदर बातें भी नहीं रह सकती थी कि हम किस तरह करें। लेकिन हमें कहा गया था कि आपको किसी से कोई जिक्र नहीं करना है। तो हम वहीं पर थे और पाकिस्तान से काफ़ी लोग आते थे तो हमको मिलते थे लंदन में, तो कहते थे आपको कितने नसीबदार हैं। तो हमने कहा हम सब नसीबदार हैं। कहते देखो लोग तो कहते हैं कि आप पेरिस में हैं। हम कहते थे आपको हम कहाँ नज़र आते, बोले आपको इधर लंदन में है। हमने कहा हम तो इधर लंदन में ही हैं, हम तो पेरिस में नहीं हैं। तो बात यहाँ होती थी कि जब तक मौला को छुपाना था इस बात को, तो मौला ने इस बात को इस तरह छुपाया कि जब भी कोई पाकिस्तान से आता था तो हम इनको लंदन में ही मिलते थे। क्योंकि हमारा जो काम शुरू हुआ मार्च 23 को पहली मुलाकात हज़रत इमाम के साथ में हमारी हुई पेरिस में। और बात ये डिसाइड हुई थी कि वीकेंड में हमको पेरिस जाना है और बाकी दिनों में हम IIS में हमको रहना है रिसर्च फेलो के तौर पर। जब 23 को मौला ने बुलाया तो सुबह में बुलाया था हमको पेरिस में एग्लिमो में, और मौला बिज़ी थे तो टाइम टू टाइम मौला टाइम चेंज करते थे। वारिस यानी गुलजार जो मौला की सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी थे और इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के आखिरी दिनों में वो सेक्रेटरीट में आई थी। और मौलाना हाज़िर इमाम से उम्र में कुछ 2-3 साल आगे पीछे हैं। अभी वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन शायद AKF में अभी तक वो काम करती हैं। तो उनके साथ हम बैठे थे, बार बार मौला के मैसेज आते थे तो हंसते हंसते, उनको तो पता नहीं, वो तो अपनी ज़बान में बातें करती थी। तो हमको ऐसे अचानक बोली कि हाज़िर इमाम एवर घोड़े जी मीटिंग में बिज़ी है। हाज़िर इमाम अभी घोड़े की मीटिंग में बिज़ी है। हमने कहा वो घोड़े से फारिग हो तो गधों के साथ में बैठे नहीं। मौला ने टाइम चेंज किया। फिर बाद में मौला ने फरमाया कि शाम को आओ। शाम को भी नहीं हुआ, रात को मौला ने हमको बुलाया और रात के टाइम पे हम मौला के पास गए। मौलाना हाज़िर इमाम ने पहले अकेले हमसे मुलाकात की। मौला ने अचानक फरमाया कि
क्या करके, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे जहन में थी कि हम बच्चे को एड्रेस किस तरह करेंगे, हम योर हाइनेस या इस तरह पढ़े या किस तरह हम बोले। तो मौला ने हमको फरमाया कि आप बच्चों को क्या करके बुलाएंगे और बच्चे आपको क्या करके बुलाएंगे। जरीना तो कैसे बुलाती, जमात कैसे बुलाते हैं आप लोगों को। और फिर कहे कि लेट मी आस्क बेगम, और फिर बेगम साहिबा को, बेगम सलीमा को बुला के लाए। और जैसे इंटर हुए रूम में तो इंटर होने के साथ ही फरमाया नो प्रिंस नो प्रिंसेस, डायरेक्टली कॉल देम रहीम, ज़हरा एंड हुसैन एंड दे विल कॉल यू कमालुद्दीन एंड जरीना। हमारे मुंह पे तो नहीं आता था, अभी तक हम जब आपस में बात करते हैं तो प्रिंस और प्रिंसेस के बगैर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौला का हुक्म था इसलिए डायरेक्टली इनसे जब बात करनी होती थी तो इनके फर्स्ट नेम से हम बात करते थे। दूसरे दिन शाम को मौलाना हाजरी इमाम ने बच्चों के साथ हमारी मुलाकात रखी। वो पहले ही दिन था। मौला का इग्लिमो के बंगलों को आपने वीडियो में देखा है। मौला के बंगले के अंदर जहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती है आपको नज़र आती, वहीं से एक ऊपर रूम है और छोटा सा एक रूम है जिसको प्रेयर रूम के नाम से याद किया जाता है। और वहाँ पर जब हम गए कोई फर्नीचर नहीं था। हैरानी होगी कि आज हमारे बच्चों को थोड़ी सी 19-20 होती है तो कहते ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। कितनी फैसिलिटी गांव में इमाम ने फैसिलिटी दी हमारे बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन के लिए, लेकिन हाजिर इमाम के घर में सिर्फ कारपेटेड एक रूम था, कोई फर्नीचर नहीं था। और पहला ही दिन था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मौलाना हाजिर इमाम, बेगम साहिबा, तीनों बच्चे और हम दोनों एक सर्कल में हम लोग ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं। मौला बाकायदा पलाठा ऐसा लगा के बैठे हमारे साथ में, तकरीबन 1 घंटा मौला के साथ में इस तरह हमारी मुलाकात रही। क्या करना क्या नहीं, अगर आपके जहन में भी कोई बाद में क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब हम नहीं दे सकेंगे, इसलिए कि यह हाजिर इमाम के घर की अमानत है। डेली हाजिर इमाम की तरफ से हमको गाइडेंस आती थी और जो गाइडेंस आती थी वो हम बच्चों के साथ में शेयर करते थे, क्योंकि वो तो इल्म का घर है। वहाँ कोई इल्म देने तो नहीं, लेकिन हम इल्म लेने गए थे। और 4 साल में मौला ने हमको बहुत कुछ सिखाया अपने घर से, बहुत कुछ सीख कर हम मौला के घर से आए। तो वहाँ पर हम गए, एवरीडे बच्चों के साथ में डिस्कस होता था। और फिर नेक्स्ट डे हमको बेगम साहिबा तकरीबन मोर देन 80% हमारे सेशंस में बेगम सलीमा प्रेजेंट थी और तीनों बच्चे आते थे, हंसते खेलते। और मौला ने हमको एक गाइडेंस दी थी कि कभी भी इनके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम कोई चीज़ इनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, जो आज भी मौला की हिदायत है कि रिलीजियस सेंटर में हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं इनके ऊपर इस तरह की सख्ती ना करें कि बच्चे भाग जाए, बल्कि इनका ख्याल रखे, आज की बढ़ती हुई दुनिया का ख्याल रखे। तो मौला का हमको ये फरमान था, ये हिदायत थी कि इन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए, हंसते खेलते इनके साथ में आपको कुछ बातें शेयर करनी है, जो मौला की हिदायत के मुताबिक हम करते रहे। हमारा सेशन जो शुरू हुआ तो दूसरा या तीसरा दिन था। प्रिंस हुसैन की उम्र उस वक्त 7 साल की थी, प्रिंस रहीम 10 साल के थे और प्रिंसेस ज़हरा 11 साल की थी। इन लोग के स्पोर्ट्स के आइटम रहती थी, खेलते थे, कूदते थे और वहाँ से तकरीबन हमारे सेशन के अंदर आते थे। तो दूसरा या तीसरा दिन था और जैसे बच्चे आए 5 मिनट हुई, बेगम साहिबा बैठती थी, इनके बाजू में प्रिंसेस ज़हरा, प्रिंस रहीम, प्रिंस हुसैन के बाजू में मैं और मेरे बाजू में राय साहब बैठते थे। तो 5 मिनट 7 मिनट हार्डली हुई होगी। प्रिंस हुसैन के सामने मैंने देखा तो यामिंग जमाइयाँ लेते थे और थके हुए लगे। तो मैंने इनके सामने देख के कहा, फील स्लीपी, आपको नींद आती है? तो मुझे इशारा किया, यस। मेरे से अचानक मेरा हाथ उठा, मैंने कहा, वुड यू लाइक टू स्लीप? तो बोला यस। एंड सॉरी, प्रिंस हुसैन मेरे गोद में सोए।
मुझे ऐसा लगा कि मौला को ये सुख देना था, अपने बच्चे मेरी गोद में डालने थे। इसलिए हमारे दिमाग में बात, फिर मेरी गोद में सोते हुए पढ़ते थे, मैं इनके सर फिराती थी और कुछ अच्छा पढ़ जाते थे तो मैं इनको सर पे हाथ रख के हाथ फिराती थी तो मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें मिलाकर कहते थे, थैंक्स जरीन, थैंक्स जरीन। मैंने कहा मौलाना को ये चीज मुझे देनी थी। फिर तो एक रूटीन सी बन गई कि हर क्लास में आते थे, 5 मिनट होती थी, प्रिंस हुसैन मेरी गोद के अंदर सोते थे 4 साल तक। इस दरमियान में काफी ऐसी बातें हुई, बहुत सी ऐसी मेमोरीज है, कुछ हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने थैंक्स और जितनी सॉरी हमने हाजिर इमाम से, बेगम साहिबा से और बच्चों से हमने सुना, इतना हमने दुनिया में किसी के मुंह से नहीं सुना। इनके एथिक्स, इनके अखलाकियात, किस तरह वो पेश आते थे, बल्कि हमको ऐसा लगता था कि मौला ने हमको यहाँ भेजा है कि सीखो। डिसिप्लिन किसको कहते हैं, एथिक्स किसको कहते हैं, आप सीखो जाके। मौला की हमेशा गाइडेंस आती थी, जहाँ जहाँ फैमिली जाती थी वहाँ पर मौला हमको बुलाते थे, सेंट मोरिस में या सार्डिनिया में। कभी लंदन फैमिली आती थी तो उस वीकेंड में हम पेरिस नहीं जाते थे। लंदन में बार्कले होटल में हज़रत इमाम की फैमिली आती थी और हम बच्चों के साथ में वहीं पर होते थे। सिल्वर जुबली का मौका आया 1982, मौलाना हज़रत इमाम के घर पे जिस तरह गोल्डन जुबली का इवेंट हमने देखा थ्रू मूवी, पूरी दुनिया के हमारे लीडर्स आए हुए थे, गालिबन 49 लीडर्स थे, प्रेसिडेंट एंड देयर स्पाउसेस। इसमें इसके प्रिपरेशन के लिए सर इबू पीर भाई अफ्रीका की साइड से, कनाडा के कुछ टॉप के लीडर्स थे और इंडिया पाकिस्तान के हमारे लिमिटेड लीडर्स शुरू में थे, जिसमें हमारे पास से वज़ीर रमज़ान मर्चेंट और वज़ीर अकबर करम अली। हम इकट्ठे हुआ करते थे क्योंकि हमारा वहाँ कुछ दिनों तक ठहरना था, लेकिन इस इवेंट में हम लोग नहीं ठहरने वाले थे। हम 8 जुलाई को लंदन वापस जा रहे थे। मौला के घर पे जो प्रोग्राम था वो 10 और 11 जुलाई का था। हमारे जहन में भी नहीं आता था क्योंकि हम नेशनल प्रेसिडेंट्स नहीं थे, इसलिए हमारे दिमाग में नहीं आता था। अलबत्ता वो वहाँ के खाने से फेडअप होते थे तो हमारी होटल में जो फ्रेंच कुक था, इनके साथ जाके मैं इनकी मर्ज़ी से मेन्यू डिस्कस होता था, खाना पकाती थी और हम लोग सब साथ में खाते थे। लेकिन 4 जुलाई को बेगम साहिबा उस वक्त क्लास में नहीं आई। बच्चों ने हमसे कहा कि आफ्टर क्लास मम्मी आएंगी और आपके साथ में कुछ बात करनी है। तो आफ्टर क्लास बेगम साहिबा आए और बेगम साहिबा ने हमको फरमाया कि आप लोग यहाँ से 8 जुलाई को नहीं जा रहे हो, सेलिब्रेशन में हमारे साथ में हो। हमने शुक्र में तो हमेशा रहते ही है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि बेपनाह रहमत मौला की मेहरबानी और इतनी शफ़क़त इतनी हमारे ऊपर हैं तो हम शुक्र में रहते हैं। लेकिन ये एक तारीखी इवेंट था। रात को वज़ीर अकबर और वज़ीर रमज़ान मर्चेंट जो दोनों मेरे बाजू में बैठे थे, मेरे कान में मुबारकी दिए कि आप भी हमारे साथ में हैं। वारिसानी गुलजार का फ़ोन आया कि हाज़िर इमाम की इच्छा है कि ये 10 और 11 तारीख का जो प्रोग्राम है इसमें आपको आना है। 10 तारीख का डिनर है, 11 की सुबह जो दरबार है इसमें राय साहब को तिलावत पढ़ना है। बचपन से एक ख्वाहिश तो थी,
लेकिन जब भी मौला की हुजूर में गिनान पढ़ाने का होता था तो उस क्राइटेरिया में हम नहीं आते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत छोटे थे और पाकिस्तान में आए तो यहाँ उस वक्त भी छोटे ही थे, क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग रिपीटेडली गिनान पढ़ाते थे, बार बार वही पढ़ाते थे, बच्चों को कोई चांस ही नहीं मिलता था। और फिर बाद में जब चांस का मौका आया तो बोले अभी आप लोग मिशनरी बन गए हैं तो आपको गिनान नहीं पढ़ाने देंगे, तो गिनान पढ़ाने मिलता नहीं था। ए नहीं आओ, जब मौला के तरफ से बात आई कि इनको तिलावत करनी थी और मुझे गिनान पढ़ाना था मेमानी का, और ये 25 मौला की सिल्वर जुबली के मौके पर ये अच्छे में अच्छा एक इवेंट हमको मिला। इसके बाद में वक्तन फ़वक्तन मुलाकात होती रही। हमारा काम 4 साल चला। इसके बाद में हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में भी मौलाना हाज़िर इमाम से और बेगम साहिबा से मुलाकात हुई, किस तरह फर्दर बच्चों के साथ में हमें हमारा रिलेशन रखना है, क्या करना है, इसके लिए हमको गाइडेंस मिली। तो कुछ वक्त तक बाय करस्पॉन्डेंस हम लोग बच्चों को भेजते रहे, लेकिन बाद में हमको ऐसा हुआ कि अभी तो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, तो बाद में हमने हाज़िर इमाम को एक लेटर लिखा। और एक लेटर की जब बात निकलती है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मौलाना हाज़िर इमाम की हमको हिदायत थी कि कभी भी किसी भी मामले में कोई भी ज़रूरत है, कुछ भी बात लिखनी हो तो मौला का ये फरमान है हमको कि हम डायरेक्टली हाज़िर इमाम को लिख सकते हैं। ऐसी नौबत आई नहीं है, लेकिन मौला का ये हुक्म है। तो उस वक्त मौला को हमने लेटर लिखा था कि अभी हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। वक्त गुजर गया। 87 में प्रिंस हुसैन का एक्सीडेंट हुआ और इसके बाद में मौलाना हाज़िर इमाम ने पाकिस्तान की विज़िट में इस्लामाबाद में जब रेस्ट के लिए जमात के काम के बीच में मौला तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर मौला ने ज़िक्र किया था। जब वहाँ के मुखी कामड़िया साहिबान ने पूछा कि प्रिंस हुसैन कैसे हैं, तो मौलाना हाज़िर इमाम ने बात की कि अभी इनकी तबीयत ऐसी है, आपको ही पता है बहुत बुरी तरह प्रिंस हुसैन का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मौला ने फिर बताया कि इस तरह है और अभी इस तरह है, फिजियोथेरापी वगैरह इनकी करते हैं। सडनली मौला ने फरमाया कि प्रिंस हुसैन यहाँ पर किसी को याद करते हैं। तो उस वक्त जो बाद में मुखिया नहीं बने, उस वक्त कामड़ियानी थे, इन्होंने अचानक इनके मुंह से निकल गया खुदाविन कमालुद्दीन ज़रीना। तो मौला ने फरमाया यस, कमालुद्दीन एंड ज़रीना, प्रिंस हुसैन इनको बहुत याद करते हैं और मैं इनको बहुत जल्दी बुलाऊंगा। तो जब इसके बाद हम इस्लामाबाद गए तो मुखियान इमाम ने हमको पूछा कि हाज़िर इमाम ने आपको बुलाया? हमने कहा भाई मौला ने याद किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 91 में वज़ीर नूर अली करम अली हमारे पाकिस्तान तरीका बोर्ड के चेयरमैन थे और इनके वक्त में हमको इन्होंने कहा कि रात को आप फलाने टाइम पे घर पे अवेलेबल रहना, हो सकता है कि हाज़िर इमाम खुद आपसे बात करें, लेकिन आप घर पे रहना। हम लोग तैयार थे, थोड़े डरते भी थे कि मौला कुछ फरमाएंगे हम नहीं सुन सकेंगे तो क्या करेंगे, पूछ तो नहीं सकेंगे मौला को। तो मौला बिज़ी थे और मौला ने अभी जो मौला की सेक्रेटरी है शेरबानू मोलेदीना, मौला ने इनको एक डिक्टेशन दिया। इन्होंने कहा था कि आप मुझे कुछ भी पूछे नहीं, जो डिक्टेशन हाज़िर इमाम ने मुझे दिया है मैं आपको सुनाती हूँ, आप दोनों सुने और इसके ऊपर आपको अमल करना है। मौला ने कुछ गाइडेंस दी थी और इसके बाद इग्लिमो जाने से पहले IIS के साथ में कुछ खास अहम काम थे जिसके लिए मौला ने हमको बताया था। मौला की मेहरबानी से वो काम भी IIS के साथ में किया। बाद में हम प्रिंस हुसैन के पास गए। 17 इयर्स की इनकी उम्र थी और उस वक्त प्रिंस हुसैन को ये सारी बातें याद थी कि बचपन में वो किस तरह मेरे साथ में करते थे। और बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि बच्चों को पता था कि मेरे पर्स में कोलन टिश्यू रहते और अभी भी शायद पड़े होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि एक मेरा क्रेज़ था, मुझे बचपन से ही शौक़ था। और बच्चों को भी पता था मौला के शहजादे और शहजादी को, तो क्लास में आते थे स्पोर्ट्स खेल के तो वो अपने हाथ और पैर दिखाते थे, मेरी पर्स खोलते थे, इसमें से स्वीट्स निकालते थे, इसमें से कोलन टिश्यू निकालते थे, अपने हाथ मुंह पोंछते थे। प्रिंस हुसैन को तो अक्सर मैं पोंछ के देती थी और इनको बड़ा मज़ा आता था जब इनके हाथ मुंह नाक में पोंछती थी, बड़े खुश होते थे। तो इतने मेरे साथ में अटैच थे कि वो स्वीट्स के लिए जब जिद करते थे तो मैं कभी कभी कहती थी आफ्टर क्लास, तो आंखें निकालते थे हमारे सामने, नो वी वॉन्ट नाउ, गिव अस नाउ। और मैं मना करूँ तो मेरी पर्स छीन लेते थे, इसमें से स्वीट्स निकालते थे और क्लास के पहले वो खाते थे। ये कुछ ऐसी बातें हैं और काफ़ी हमसे अटैच थे दोनों के। लेकिन इन हमारी मीटिंग के दरमियान
जो मेरी सास के अल्फाज थे वो तो मैंने आपको बताए। वारिसानी गुलजार कुछ बात निकली बच्चे के इस सिलसिले में, तो मैंने इनको ये बात की और मेरी सास का भी मैंने जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि ना 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 ना, ही आई जो विचार न वो उकलाए आई तो निंदावा। क्योंकि हमारी उम्र नहीं थी, 18-19 साल की हमारी एज थी, हमारी शादी हुई तभी, और 40 साल हम कंप्लीट करेंगे 15 मार्च को नेक्स्ट ईयर। तो इन्होंने कहा कि आपकी थिंकिंग नहीं थी, न आपकी सास की थी। बोले मैं आपको बताती हूँ क्या था। बोले प्रिंस हुसैन के पैदाइश के बाद गालिबन 76 में, 74 में प्रिंस हुसैन पैदा हुए, वो 76 में बोले वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग थी। इसमें मौलाना हाजिर इमाम ने एक बात रखी मीटिंग के दरमियान में। मौलाना ने फरमाया देखो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और इसके लिए मुझे कपल चाहिए, रिलीजन टीचर कपल चाहिए। पहली बात जब कपल की आई तो कहते कि हो सकता है दुनिया में 2-3 वाइजिन ऐसे थे जो कपल थे। सेकंड क्राइटेरिया इमाम का मौला का फौरन आया कि ऐसा कपल जिसके बच्चे ना हो, उम्र में छोटे हो, यूनिवर्सिटी लेवल के हो, थोड़ा सा पर्शियन और अरेबिक का नॉलेज हो, और वजीर रमज़ान मर्चेंट के सामने देख के फरमाया पाकिस्तान से हो। मौला ने नाम नहीं दिया, क्राइटेरिया वर देयर, नाम नहीं दिया। तो वारिसानी गुलजार कहती हैं कि देखो हाजिर इमाम को ऐसा कपल चाहिए था और उस क्राइटेरिया में आप लोग उतरे, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। मौला की वो मेहरबानी होगी, जो भी होगा मौला ने हमको सुझाया होगा कि इतनी छोटी उम्र में हमने तो कोई डिसीजन लिया था कि हम भाई थोड़े से पढ़ लेवे कर लेवे आगे बढ़े, लेकिन वालदा का कहना था कि नहीं आप मौला के लिए काम करो और मौला के लिए ज़िंदगी दे दो, और याद रखो कभी अकेले नहीं रहोगे, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। आज हम इंटर हुए यहाँ पर हॉल में, तो मुझे कुछ लोगों ने, मेरे कुछ मेहमान मेरे साथ में हैं, इनके लिए पूछा तो मैंने एक आध को ये जवाब दिया था कि आप थोड़ा सब्र करें, मेरी स्पीच में आ जाएगा, मेरी स्पीच में आ जाएगा। हम सोचते थे कि माँ कहती है कि बहुत बच्चे आएंगे, तो कैसे बच्चे आएंगे। 91 से तकरीबन गिनानों का काम वज़ीर नूर अली के ज़माने से शुरू हुआ, क्योंकि मौलाना हाजिर इमाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। और एक प्रोग्राम में आबिदा परवीन ने आयर रहमान का गिरान जब पढ़ा, और उस वक्त वज़ीर आशिक अली भी हयात थे यहाँ पर मौजूद थे, और दूसरे लीडर्स थे, वज़ीर करम अली, अकबर करम अली वगैरह। तो मौला ने इनको पूछा कि हमारी जमात में गिनान पढ़ा जाता है। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी खुदाविंद। मौला ने फरमाया कि इसी तरह, अर्ज़ किया नहीं हमारा डिफरेंट है। मौला ने फरमाया हमको जमात में सुनना है। वज़ीर नूर अली का फ़ोन आया मुझे, ज़रीना हाजिर इमाम ने सुनना चाहा है, क्या करेंगे। मैंने कहा जो ग्रुप हमारे पास है इनमें से हम किसी को टर्न देंगे। इन्होंने कहा नहीं, कुछ मुझे नाम दिए जो नाम मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ। कि हाजिर इमाम ने फरमाया है तो क्यों ना ये आप सीनियर खड़े हो जाएं। हमने कहा हम उस क्राइटेरिया में नहीं आते, हमारे इतरब का क्राइटेरिया है कि किसी ने कहीं पर भी गिनान एक मरतबा पढ़ा लिया है, इनको हम वापस चांस नहीं देंगे। मैं आप जिनका नाम लेते इन्होंने बार बार पढ़ा लिया है, मैं ट्रेन करूँगी, मुझ पर भरोसा है। लाइफ डेडिकेशन की मजलिस में ये डिसाइड हुआ कि हम इसमें देवे। उस ग्रुप को मैंने बुलाया। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ इनको गिनान सिखाने के लिए। क्यों कि कुछ वर्ड्स छोड़ देते हैं, कुछ उठा लेते हैं अपनी तरफ से। हमें एज इट इज़ जो लिखा हुआ था वो पढ़ना था, सिर्फ इनको एजी सिखाने के लिए। चूँकि एजी छोड़ देते हैं ना, एजी तन मन, तो तन मन धन से शुरू करते, एजी ड्रॉप कर देते हैं। एजी उठाने के लिए 2.5 घंटा लगा, 2.5 घंटा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जमात खाने में 5 बजे उस लड़के ने गिनान पढ़ाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसने बहुत अच्छी तरह गिनान पढ़ाया। मौला के हुजूर में गिनान लीड हुआ।
पढ़ाया और पूरा गिनान मौला की हुजूर में पढ़ाया गया सिवाय आखिरी पार्ट के, क्योंकि सिर्फ 1.25 मिनट का टाइम हमको सारे गिनानों के लिए दिया था, 1.5 से 1.25 मिनट, लेकिन इस गिनान के लिए टाइम लिमिट नहीं थी, 3.5 से 4 मिनट का ये गिनान पढ़ा गया। और मौला चेयर की एज पर तशरीफ़ फरमा थे और बाद में मौला ने चलते चलते हमारे उस वक्त जो मुखी सब्जली रहीम थे इनके साथ में भी मौला ने जिक्र किया। इसके बाद में करीमाबाद में गए तो मौला वहाँ पर भी लीडर्स के साथ में बोलते हैं, हमारे बच्चे ने उससे बहुत ज़्यादा अच्छा गिनान पढ़ाया और ये हमको खुशी की बात थी। इसके बाद में हमारे तरीका बोर्ड के लीडर्स को ख्याल आया कि हमको हमारे गिनानों को हमारे बुजुर्गों के रागों में प्रिजर्व करना है और उस प्रिजर्व करने के लिए मेरे पास बच्चे आए, क्योंकि मैं अकेली तो बचपन से ही मुझे कहा जाता था। जब से मैं पाकिस्तान आई, इस्माइली एसोसिएशन आए, वज़ीर कासिम अली कहा करते थे, वज़ीर गुलाम हैदर बंदेली कहा करते थे कि आप हमको हर गिनान का पहला और आखिरी पार्ट कर दो। मैंने कहा ये मेरे बस में नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। शायद वो बचपन था इसलिए भी मैंने इस बात को इतना नोटिस नहीं लिया, लेकिन बाद में जब ये बात आई तो हमने कहा हम हैंडपिक करें, कुछ बच्चों को हम बुलाएं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम बुज़ुर्गों का ये वारसा दे जाए। और इस नेक्स्ट जनरेशन को वारसा देने के लिए एक टाइम मेरे पास 300 बच्चे आए थे, 9 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक के। इंस्ट्रक्टर्स जो थे इनकी एज लिमिट नहीं थी, मैंने इनको ऐसे लिया था। अलग अलग टाइम पर एक क्लास होती थी और इन क्लास के अंदर इतने बच्चों में एक बच्चा जो मेरे पास आज आया हुआ है, इम्तियाज़ रजब अली उमटिया, जिनका नाम आपने सुना है कि इनके वालिदैन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी, वो किसी वजह से आज नहीं आ सके हैं। और थोड़ी सी बात मैं इनकी वालिदा के लिए बता दूं कि आज से तकरीबन 29 साल पहले इसी करीमाबाद के ब्रिज के ऊपर इनका एक्सीडेंट हुआ। इस औरत का एक पैर नहीं है, आर्टिफिशियल लेग के साथ में औरत है। इसके अल्फाज थे कि मेरा बच्चा मैं आपको दे देती हूँ, हमको ज़रूरत नहीं है। इनके 2 बच्चे बाहर हैं, बोले हमारे बच्चे बाहर हैं, ये यहाँ पर है, आपको हम दे देते। ये गिनान में सिर्फ नहीं आया, ये हमारी ज़िंदगी में आया। मुझे मेरी माँ के अल्फाज याद आए, ज़रीन कभी अकेली फील नहीं करेगी, तेरे पास बहुत बच्चे आएंगे। मुझे वारसानी गुलजार के अल्फाज याद आए, नारो आए मौला जो कम करो था आए करे दुखी ना थी ना, आए जे वटे बहु बच्चा इतना। और जब भी मैंने इम्तियाज़ की तस्वीर इनको बताई तो जमात खाने के अंदर इन्होंने इनकी तस्वीर लेके इसके लिए, इस बच्चे के लिए दुआ मांगी है। और आज वो बच्चा न होता तो शायद मैं गिनानों का काम नहीं कर सकती। जब 750 गिनान कंप्लीट हुए तो हमारे उस वक्त के तरीका बोर्ड के चेयरमैन रहमान भाई कांजी, इनके सेंटेंस से मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जरीना ये मेरे कल से कम नहीं है। रिक्रिएशन क्लब, इस्माइली एसोसिएशन और अभी इत्रप की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम दुनिया के अंदर पाकिस्तान तरीका बोर्ड ने ये काम किया कि सारे गिनान्स जो हमारे सामने मौजूद है उनको रिकॉर्ड किया और उन तर्जों में जो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है कि आप जूनागढ़ के राग अपनाओ, उन रागों के अंदर हमने एक काम किया। ये क्रेडिट पाकिस्तान तरीका बोर्ड को जाती है और मेरे कुछ बच्चों को जाती है जिसमें डिवोटेडली मेरे साथ में काम किया है। और आज अपने बच्चे को भी, जो हमारा ग्रैंडसन छोटा सा यहाँ सामने बैठा हुआ है, वो भी हमारे हवाले कर दिया है। और इस मौके पर मैं इनके वालिदैन का तो शुक्रिया अदा करूँगी, इन बच्चों का मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगी। मैं इनके लिए दुआएं करती हूँ, हमारा प्यार इनके लिए है, हमारी दुआएं इनके लिए है कि मौला इनको हमेशा नेक रखे। आला पैमाने कर इमामत की सेवा में, अभी भी इमामत की सेवा में है। GRB में EO है इम्तियाज़, हमारी बहू भी गिनान की इंस्ट्रक्टर थी जिनको हमने हैदराबाद से लिया है। और आज ये छोटा बच्चा जो हमारे सामने, आप में से किसी ने देखा होगा तो वो भी स्टेज परफॉर्मेंस कर चुका है। और हमारी दुआ है, हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, हमारा प्यार है, हमारी दुआएं है। ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह मौका आया तो हमारी लाइफ हिस्ट्री हम कभी ना कभी लिखेंगे और जमातों के सामने आएगी। और अभी भी मौलाना हज़र इमाम के साथ में तो बात इतनी नहीं होती, लेकिन कभी मौला के साथ में उठने बैठने वालों से बात होती है। वारसानी गुलजार हमको बांग्लादेश में अभी मिले थे तो इन्होंने कहा कि जब भी शहजादे और शहजादी मिलती हैं आप लोगों को याद करते हैं। हम यही कहते हैं कि हम मौला की याद में हमेशा हैं हम सब, और हमेशा मौला की याद में हम रहे, मौला की रहमतों में और बरकत में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, याली मदद।